Hello everyone, this is Abhinav Rai and welcome to Electrical for All. Today we are going to start a new unit which is protection of motors, where we are going to study about the abnormalities and fault, requirement of motor protection, protection of low voltage three-phase induction motor, protection against short circuit, overload protection, and the last one is single phasing preventer. ओके सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन करते हैं कि वाई वी नीड इट प्रोटेक्शन मोटर की प्रोटेक्शन ज़रूरत क्यों है ना। हम कहीं भी चले जाएं इन द इंडस्ट्री द मोटर इज़ द मेन थिंग। ओके, मोटर से ही सारी चीज़ें आपकी चलती हैं, सारा प्रोडक्शन ही मोटर से होता है ना। तो उन मोटर्स को आपको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। क्यों प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है? अगर कोई भी मोटर मान लीजिए आपका ख़राब हो गया है ना, आप कुछ कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक, कोई प्रोडक्शन कर रहे हो और वहाँ का जो मोटर है वो क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो मोटर ख़राब होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोडक्शन होगा, है ना। जिसके कारण अगर आपका प्रोडक्शन लॉस होगा, बिकॉज इंडस्ट्री में हमें क्या करना है कि हमें कोई भी चीज़ मान लीजिए प्रोड्यूस करनी है, मान लीजिए एक सीमेंट ही हमको प्रोड्यूस करना है ना। हमको टाइम पे उसकी डिलीवरी करनी है। अगर मेरा मोटर ख़राब हो गया तो हम उसको ना टाइम पे प्रोड्यूस कर पाएंगे ना टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे, है ना। दूसरी बात कि अगर मोटर ख़राब हो जाता है, मान लीजिए कोई फॉल्ट आ जाता है, तो हमको दूसरा एक नया मोटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नया मोटर लगाएंगे तो क्या होगा, उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगा, मोटर बहुत कॉस्टली आता है ना। कॉस्ट ऑफ रिपेयर आएगा, अगर मान लीजिए जल गया तो हमको रिपेयर का कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो रिपेयर होने लायक है तो हम रिपेयर कर देंगे, है ना। अदरवाइज अगर रिपेयर होने लायक नहीं होगा तो हम रिप्लेस करेंगे, है ना। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ मैन आवर्स ड्यू टू दिस इमरजेंसी। अब क्योंकि छोटे मोटर्स तो होते नहीं है, बड़े बड़े मोटर्स होते हैं 1000 किलोवाट्स के, है ना। तो उन मोटर्स को रिपेयर करना या उन मोटर्स को रिप्लेस करना इज नॉट अ इजी थिंग। ओके, तो उसके लिए हमको मैन पावर चाहिए, है ना, आर्मी चाहिए उसको ठीक करने के लिए, तो उसका कॉस्ट अलग लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके जिसके कारण हमको मोटर का प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड हो जाता है। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाई वी नीड द प्रोटेक्शन ऑफ मोटर, तो पहली बात तो यही है कि लॉस ऑफ प्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ मोटर, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ मैन आवर्स ड्यू टू दिस इमरजेंसी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब बात हम ये करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे जैसे हम बात करते हैं ना एबनॉर्मेलिटीज एंड फॉल्ट की, क्या क्या फॉल्ट है जो मोटर्स के अंदर आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो फॉल्ट है दैट इज द थर्मल स्ट्रेस ऑन वाइंडिंग। ठीक, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट बढ़ गई तो वाइंडिंग में क्या होगा, करंट ज़्यादा अमाउंट में जाएगी, तो करंट के कारण क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। सिंगल फेजिंग हो गया, 3 फेज है, उसमें से कोई एक फेज का फ्यूज उड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, अभी आपका सिर्फ 2 फेज काम करेगा और 2 फेज से ही जो मोटर है वो करंट लेना स्टार्ट करेगा, जिसके कारण जो करंट का डिसबैलेंस होगा। ठीक है, अर्थ फॉल्ट हो गया, आपकी जो बॉडी है मोटर की वो टच होने लगी, ठीक, वाइंडिंग से टच होने लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक, लॉक्ड रोटर हो गया, मतलब रोटर मेरा घूम नहीं पा रहा किसी भी कारण से, ठीक, उसकी बीयरिंग खराब हो गई, ठीक, ओवरलोडिंग हो गया, बहुत ज़्यादा लोड हमने दे दिया उस पर, जितना जितना उसकी कैपेसिटी नहीं है उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हमने लोड दे दिया। ठीक है, स्टेटर एंड रोटर फॉल्ट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो है आपकी एबनॉर्मेलिटीज एंड फॉल्ट, कि मोटर में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज और फॉल्ट आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको ही एक एक करके डिस्क्राइब किया गया है। थर्मल स्ट्रेस ऑन द वाइंडिंग, तो पहला चीज क्या लिखा है, इफ अ मोटर रन्स कंटिन्यूअसली मोर देन इट्स रेटेड स्पीड देन दिस विल ओवरहीट द वाइंडिंग एंड इंसुलेशन। अगर वो कंटिन्यूअसली रन कर रहा है उसकी रेटेड कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, उसके कारण जो उसकी वाइंडिंग है वो हीटेड होगी, उसका इंसुलेशन फेल्योर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अगर सिंगल फेजिंग की बात करें तो मैंने वही बात की कि भाई कोई एक जो मेरा फेज है वो खराब हो गया, 3 फेज की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग। नेक्स्ट है मेरा क्या, अर्थ फॉल्ट, है ना। अर्थ फॉल्ट, वही उसकी बॉडी जो है उसकी वाइंडिंग से टच हो रही है ना, तो उसको अर्थ फॉल्ट बोल सकते हैं। शॉर्ट सर्किट की बात की गई है। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 फेजेस और ऑफ अ 3 फेज वाइंडिंग, ठीक ठीक है, किसी 2 फेजेस में क्या हो जाए, टच हो जाए, कोई 2 फेज एक साथ सट जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है लॉक रोटर, ड्रिवन इक्विपमेंट इज इन जैम्ड, है ना, जो इक्विपमेंट है वो क्या हो गया, जैम हो गया। बियरिंग फेल्योर की बात की जाए तो बियरिंग फेल्योर क्या है,
बेरिंग बेरिंग के अंदर जो रोटेशन करने के लिए जो डिवाइस लगी होती है वो फेल हो जाए, है ना। तो इसके लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, लाइक बियरिंग। अगर देखिए जब बियरिंग फेल होगी तो उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, उसको हीटेड होगी, है ना। हीटेड होगी तो हम बियरिंग टेम्परेचर डिटेक्टर, बियरिंग के टेम्परेचर को डिटेक्ट करके पता कर सकते हैं कि भाई मोटर की क्या कंडीशन है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दैट मीन्स बियरिंग में कोई ना कोई इशू आ रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि अगर आपका ओवरलोडिंग होता है तो हमको क्या क्या स्कीम्स लगानी है ना। तो ये कुछ जो भी इंजीनियर्स काम करते हैं इंडस्ट्री में उनको ध्यान पे रखना पड़ता है कि जस्ट लाइक दैट जब हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं दैट टाइम में अगर ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन देना है हमको मोटर में तो हम क्या लगाएंगे, थर्मल ओवरलोड रिले लगाएंगे, ओवरलोड रिलीज लगाएंगे, एमसीवी विथ बिल्ट इन ट्रिप कॉइल लगाएंगे, है ना। स्टैलिंग हो रहा है या अनबैलेंस वोल्टेज आ गया, सिंगल फेजिंग आ गया, अंडर वोल्टेज आ गया, है ना, रिवर्स फेज हो गया, स्टेटर फॉल्ट हो गया, तो हम उन चीज़ों के लिए उस मोटर में क्या क्या लगा सकते हैं, क्या क्या स्कीम हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन से प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमको डिस्कशन करना है दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ लो वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट, है ना। थ्री फेज इंडक्शन मोटर। देखिए एक मोटर का फॉर्मूला होता है V इज टू ई प्लस आर ए, आई ए आर ए, है ना। आई ए क्या है यहाँ पे, आई ए है आपका क्या, आर्मेचर की करंट, आर ए क्या है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, है ना। ई एम एफ, ई फॉर ई एम एफ, वो वी फॉर वोल्टेज सप्लाइड, आप जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आपको लो वोल्टेज प्रोटेक्शन देना है, लो वोल्टेज मोटर का प्रोटेक्शन देना है अप टू 1000 वोल्ट, जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो उसका सबसे बेस्ट चीज जो है दैट इज द डॉल स्टार्टर, है ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। डॉल स्टार्टर जो है आपने ऑलरेडी मशीन में पढ़ा हुआ है ना। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके साथ एक एनओएनसी स्विच लगा होता है। अगर आप यहाँ से शुरू से देखते हो तो ये देखो, यहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं आर वाई बी। ये आर वाई बी जो है वो डायरेक्ट आपका मोटर के स्टेटर में जा रहा है ना। एक आर आ गया आपका यहाँ पे, वाई आ गया यहाँ पे, और बी आ गया यहाँ पे। उसके बीच में ये जो समस्या है, ये जो चीज़ें हैं उनको ध्यान देना है, ठीक है। कि देखिए सबसे पहले तो क्या लगा है, फ्यूज लगा हुआ है ना। जैसे जैसे हम सप्लाई दे रहे हैं सप्लाई और मोटर के बीच में प्रोटेक्शन देंगे, है ना। क्योंकि सप्लाई आ रही है आपकी मोटर तक, जो भी करंट वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा या जो भी कोई इशू आएगा वो इसी बीच में आएगा, तो इसी बीच में हमको सारे प्रोटेक्शन दे देने हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया, वहाँ पे एक फ्यूज लगाया, है ना। तो अब ये फ्यूज देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो फ्यूज़ है, अब मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, कोई फॉल्ट आ गया तो ये फ्यूज़ बंद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट बढ़ने लगी अचानक से, तो यहाँ पे देखिए थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है ना। थर्मल ओवरलोड रिले क्या होगा, बंद होगा और ये सप्लाई को कट कर देगा, है ना। नेक्स्ट जो है, जो मेन गेम है इसका दैट इज द कॉन्ट्रैक्टर, है ना। देखिए इशू क्या होता है, जब भी हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग के टाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट लेना स्टार्ट कर देता है ना। मतलब इतना कि वो उसकी फुल लोड करंट से 5 से 8 गुना ज़्यादा, है ना। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कॉन्ट्रैक्टर, है ना। क्या करते हैं कि ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये देखिए, वेट अ सेकेंड, हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये देखिए, ये इससे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे चपकेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे आपके चपकेगा, ये यहाँ पे आके चपकेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे में स्टेटर के साथ क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए इसको इस तरफ खींचने के लिए हमको क्या लगाना होगा, यहाँ पे एक मैग्नेटाइजिंग कॉइल लगाना होगा। मैग्नेटाइजिंग कॉइल को एनर्जाइज करना होगा। उसको हम कैसे एनर्जाइज करेंगे, है ना। तो उसके लिए हमको सप्लाई देनी होगी, तो सप्लाई हम कहाँ से देंगे, सप्लाई वही लाइन से देंगे जिस लाइन से हम मोटर को सप्लाई दे रहे हैं। तो देखिए एक जो देखिए ये इस वायर को फॉलो करते हुए यहाँ पे आते हैं, ये देखो, है ना। फिर ये वायर कहाँ पे जा रहा है, ये देखो यहाँ आ रहा है ना। फिर देखो ये वाला वायर जो है ये फिर से इस कॉइल में आ गया, ठीक। ये कॉइल घूम के फिर देखो कहाँ जा रही है, यहीं पे आ रही है ना। तो इस कॉइल को हमको क्या करना है, एनर्जाइज करना है। जैसे ही इस कॉइल में हम सप्लाई भेजेंगे, ये कॉइल में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और इस कॉन्ट्रैक्टर को अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे इस कॉन्ट्रैक्टर को अपनी तरफ खींचेगी तो क्या होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये सप्लाई और मोटर के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा,
है ना। तो सप्लाई और मोटर के साथ जैसे ही ये कनेक्ट होगा, क्या होगा, मेरा मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो मोटर को हमको ऑफ करना है, या मोटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आने लगी, या बहुत मतलब करंट कम हो गई, तो क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग कॉइल लगा है उसमें इतनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह जाएगी कि वो कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के रख सके। जैसे मान लो वोल्टेज घटा, करंट घटी, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ देगा। जैसे ही छोड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर आपका मोटर से अलग हो जाएगा, स्टेटर से अलग हो जाएगा, स्टेटर से अलग होगा, मोटर में सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। तो ये कहानी है आपकी डॉल स्टार्टर की, है ना। और डीप में आप पढ़ सकते हो उसको चाहो तो। ठीक, तो यहाँ पे इसके कुछ आपके लिटरेचर्स लिखे हुए हैं जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, है ना, कि डॉल स्टार्टर कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बना लें, डायग्राम में दिखा दें कि भाई क्या क्या लगाना है ना, कौन कौन सी चीज़ें लगी हैं। सबसे पहले तो फ्यूज़ लगा हुआ है ना, थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद मैग्नेटाइजिंग कॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन सारी चीज़ों का बातों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात जो है वो है 3 फेज मोटर स्टार्टर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या है? पहली बात तो हमको ये दिमाग पे रखना है कि ओवरलोड क्या है ना। ओवरलोड का मतलब क्या, कि व्हेन अ मोटर ड्रॉज एक्सेसिव करंट टू मीट द लोड रिक्वायरमेंट, है ना। आपने मोटर में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लोड लगा दिया, ठीक। अब मोटर क्या करेगा कि उस लोड को घुमाने की कोशिश करेगा, है ना, लेकिन उसको घुमाने के लिए वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट लेगा। ठीक, जितना उसकी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा अगर आप लोड लगाओगे तो ये कहानी होने वाली है ना। वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट लेना स्टार्ट कर देगा। तो जब वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट लेगा तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज द ओवरलोड कंडीशन। बट हाउ टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम दिस? तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? द थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी व्हेन द मोटर ड्रॉज ओवर करंट और एक्सेसिव करंट एंड कॉज ओवर हीटिंग ऑफ द इक्विपमेंट। ओवरलोड होगा, ओवरलोड होने के कारण ओवर करंट जाएगी, ओवर करंट होने के कारण वहाँ पे क्या होगा, एक्सेसिव हीट पैदा होगी, जिसके कारण आपकी वाइंडिंग जल सकती है ना। नेक्स्ट क्या है, ओवरलोड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओवर करंट, सो ओवरलोड रिले आर एम्प्लॉयड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन। जितनी करंट आपको जा रही है वहाँ पे उसको हमको क्या करना है, लिमिट कर देना है, या तो मोटर को ऑफ कर देना है। तो इसके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं बस आपको जान लेना है कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं। लाइक बाई मेटल रिले लगा सकते हैं वहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगा सकते हैं, हमने सब पढ़ा हुआ है पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैसे काम करता है, स्टैटिक रिले क्या है, थर्मिस्टर क्या है, थर्मोस्टैट क्या है ना। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे लगा सकते हैं कि ओवरलोड प्रोटेक्शन हम मोटर को दे पाएँ। नेक्स्ट जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, दैट इज द सिंगल फेज प्रिवेंटर। ओके, सिंगल फेज प्रिवेंटर। ओके, ठीक है। तो सिंगल फेज प्रिवेंटर इज यूज टू प्रोटेक्ट द इंडक्शन मोटर फ्रॉम द सिंगल फेजिंग फॉल्ट। सिंगल फेजिंग is very dangerous fault to the electrical motor. Wait a second. ओके, तो सिंगल फेजिंग में होता क्या है भाई, कॉमन सी बात है, हमारे पास 3 अलग अलग फेज होते हैं, आर वाई बी, है ना। तो आर वाई बी जो है आपका, आर वाई बी में से कोई एक फेज का फ्यूज जो है वो उड़ गया मान लो, है ना। तो दैट केस में क्या होगा, अगर फेज का फ्यूज उड़ गया तो क्या होगा, एट द सेम टाइम the absence of phase current will be shifting in the remaining life phases, है ना। आर वाई बी जो है, अगर बी का फेज में जो आपने फ्यूज लगाया था वो फ्यूज क्या हो गया, बर्न हो गया किसी भी कारण से। तो उसके कारण क्या होगा, जो रिमेनिंग करंट है वो एब्सेंस ऑफ वन फेज के कारण दूसरे फेजेस में, जो लाइफ फेजेस हैं उनमें शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, है ना। तो उनमें शिफ्ट होने के कारण क्या होगा कि वहां पे अनबैलेंस करंट प्रोड्यूस होगी बहुत, ठीक है। करंट की जो बैलेंसिंग थी वो खत्म हो जाएगी और अनबैलेंस करंट प्रोड्यूस होगी, और इस कंडीशन को बोला जाता है निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। हाँ, है ना। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अनबैलेंस करंट इज कॉल्ड निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर एक फेज में, हर एक सिंगल फेज में आर वाई बी में एक एक सीटी लगा देते हैं, है ना। स्टार्टर सर्किट के पहले एक एक सीटी लगा दिया, है ना। कोई भी एक फेज अनबैलेंस होगा, फिर वही कहानी, कोई भी एक फेज अनबैलेंस होगा तो वो सीटी क्या कर देगा, आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर में
बता देगा और नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर जो है वो रिले को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई यहाँ पे सिंगल फेजिंग हो चुकी है, अब आप मोटर को क्या कर दें, ट्रिप करा दें, है ना। तो देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा भी हुआ है, करंट सेंसिंग सिंगल फेज preventive works like a negative sequence relay. It gives protection up to the motor terminals. It operates on the principle of sensing negative sequence component of the system. ठीक है, तो नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या, अनबैलेंस होना, है ना। तो यहाँ पे जो भी अनबैलेंस होगा आपका, तो वो सीटी जो है, मान लीजिए तीनों सीटी जो है, आर वाली सीटी, वाई वाली भी सीटी और बी वाली सीटी, कोई एक फेज अगर आपका मान लीजिए ऑफ हो गया या वहाँ उसका फ्यूज उड़ गया, तो आर और बी में मान लीजिए वाई आपका ऑफ हो गया, तो आर और बी में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगेगी, है ना, जितनी उसकी रेटेड नहीं है। और ये सीटी क्या कर लेगा, इसको सीटी को ये बात पता चल जाएगी क्योंकि सीटी वहाँ पे लगा हुआ है उसके फेज में, है ना, और सीटी इन्फॉर्म कर देगा आपको नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर को, और नेगेटिव फेज सीक्वेंस तुरंत रिले को एक्टिवेट कर देगा। तो ये कहानी थी आपकी मोटर की, जिसमें मोटर में कुछ नॉर्मल से ही प्रोटेक्शन पढ़ने हैं, आप इसका नोट्स बना सकते हो। और बाकायदा थोड़ी डायग्राम्स पे ध्यान दें, खासकर डॉल स्टार्टर कि डॉल स्टार्टर कैसे काम कर रहा है और इसका डायग्राम क्या है ना। और मेन बात यह है कि कौन से नॉर्मल कंडीशन में कौन सी प्रोटेक्शन स्कीम लगाई जाती है, इन बातों का भी ध्यान दें और इसके नोट्स को प्रिपेयर कर लें।